नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि ये महीने पढ़ने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अब आपके एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं तो निश्चित तौर से आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे। हम लोगों ने जो नई सीरीज प्रारंभ की है उस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को यहां पर हल कर रहे हैं और शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का पीडीएफ बना के, नोट्स का पीडीएफ बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से निकाल के उसको तैयार कर सकते हैं, उससे और सारी चीजें समझ सकते हैं। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं क्योंकि इस साल शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की संख्या काफी ज्यादा रहेगी, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है। हाँ, एक आवश्यक सूचना, जिन छात्रों ने या जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 12 में हम दूसरी किताब यानी कि स्वतंत्र भारत की राजनीति के 5वें अध्याय जिसका शीर्षक है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। क्या है? कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि कांग्रेस प्रणाली क्या है, किस तरीके से कांग्रेस प्रणाली स्थापित हुई थी, किस तरीके से उसे चुनौतियां मिली थी और किस उन चुनौतियां का सामना करने के पश्चात वो कांग्रेस प्रणाली पुनः स्थापित हुई थी यानी कि पुनर्स्थापित हुई थी, वो कैसे हुई थी और उसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी, इन सारी घटनाओं की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कि प्रीवी पर्स का संबंध किससे है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रीवी पर्स का संबंध किससे है। तो प्रीवी पर्स का संबंध किससे है? देशी रियासतों एवं रजवाड़ों से है। देशी रियासत के रजवाड़ों से संबंधित है इस प्रीवी पर्स का संबंध। प्रीवी पर्स कैसे बना, क्या हुआ, इसके बारे में आगे विस्तार से समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें अन्य क्वेश्चन क्या है। प्रीवी पर्स को भी विस्तार से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना। यानी जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब तक तो वो थे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया। बहुत ही सरल और शालीन व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री को पंडित नेहरू का उत्तराधिकारी बनाया गया। कहीं ना कहीं पंडित नेहरू के समय के पश्चात एक सिंडिकेट ने काम करना शुरू कर दिया था। सिंडिकेट क्या था, कैसा था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सिंडिकेट कहीं ना कहीं एक कमजोर प्रधानमंत्री को ही या कमजोर व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। इससे उनको लाभ ये था कि प्रधानमंत्री उनके अनुसार ही चलता, यानी वो प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री की जो गलतियां होती उनके लिए कोई दूसरा व्यक्ति उत्तरदायी होता जो प्रधानमंत्री होता, लेकिन प्रधानमंत्री से सारे अपने कार्य करवाए जा सकते थे। इसलिए इस सिंडिकेट ने सरल, शालीन और सच्चे व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री को पंडित नेहरू का उत्तराधिकारी चुना। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण नारा था। इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण नारा दिया गया। कौन सा नारा था? वो नारा था गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया?
क्वेश्चन आता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, और हर दूसरे तीसरे वर्ष इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं कि गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे। यानी कि जब कांग्रेस शासन चला रही थी तब एक आंदोलन चला, उसको कहा गया गैर कांग्रेसवाद। यानी कांग्रेस के अतिरिक्त सभी दल मिल जाओ, सभी विपक्षी दल अपने मतभेदों को भूलकर एक साथ आ जाओ। यदि कांग्रेस को हटाना है तो सारे लोगों को मिलना पड़ेगा, सारे लोग एक साथ मिलकर ही कांग्रेस को हरा सकते हैं। इसी को क्या कहा गया? गैर कांग्रेसवाद। यानी एक सिद्धांत, पूरा बार एक सिद्धांत तैयार हो गया कि कांग्रेस को किस तरीके से हटाया जाए। इसको कहा गया गैर कांग्रेसीवाद। तो क्वेश्चन यहां पर है कि गैर कांग्रेसीवाद के रणनीतिकार कौन थे, यानी कौन किस लोगों ने इनको बनाया। तो इसमें सबसे प्रमुख जो रणनीतिकार थे वो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। क्लियर? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है कि किस आम चुनाव में भारतीय परिदृश्य में गठबंधन की स्थिति सामने आई। यानी कि वो कौन सा चुनाव था जिसमें सबसे पहले गठबंधन का निर्माण किया, गठबंधन दिखाई दिया। आज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो कहते हैं कि सशक्त लोकतंत्र वहीं पर स्थापित है जहां पर गठबंधन की सरकारें चलती हैं, बहुत सारे दल मिलकर एक सरकार को चलाते हैं, एक गठबंधन बनाते हैं। तो भारतीय राजनीति में गठबंधन का प्रारंभ कब से देखा जाता है या किस चुनाव से देखा जाता है? तो इसका आंसर है 1967 के चुनाव से। 1967 के चुनाव से भारतीय राजनीति में गठबंधन का प्रारंभ हुआ, गठबंधन किया गया। कैसे गठबंधन किया गया? यही गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। सारे दल आपस में जुड़कर कांग्रेस के विरोध के लिए तैयार हो गए। यहीं से गठबंधन की शुरुआत हुई और लोगों ने जाना कि एक दूसरे के विरोधी दल यानी कि वामपंथी दल और दक्षिणपंथी दल जो कि एकदम एक दूसरे के विरोधी होते हैं, वो लोग आपस में मिलकर इकट्ठा हो गए और एक साथ मिलकर कांग्रेस के विरोध के लिए तैयार हो गए। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया गठबंधन का युग। यानी कि गठबंधन की जो शुरुआत हुई वो 1967 में ही देखने को प्राप्त हो गई थी और आज तो गठबंधन का युग ही चल रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थीं। ये आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तब देश में बहुत बड़ी समस्याएं थीं, बहुत सारी समस्याएं थीं, जिन समस्याओं से जूझते हुए ही वो अपने प्राणों को त्याग गए। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थीं। ठीक है, नंबर 1, कांग्रेस में सिंडिकेट का प्रभाव। सबसे पहला क्या? कांग्रेस में सिंडिकेट का प्रभाव बढ़ गया था, तो चुनौती थी। अगर सिंडिकेट की बात नहीं मानते हैं तो आपको उस पद से हटा दिया जाएगा। यानी कि अब सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट का मतलब है कुछ प्रभावशाली लोगों का गुट। हमने आपको बताया था कि दबाव समूह, हित समूह, ये गुट लॉबिंग क्या होती है ये आपको बीए में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन यहां थोड़ा सा समझ लीजिए
कि कांग्रेस में अपने हितों को साधने के लिए कुछ ताकतवर नेताओं का गुट इकट्ठा हो गया और उस गुट का नाम क्या दिया गया? सिंडिकेट। तो पहली जो चुनौती थी शास्त्री जी के काल में वो यही थी कि इस कांग्रेस के सिंडिकेट से कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए इस सिंडिकेट से और अपने देश के विकास के लिए कैसे कार्य किया जाए। चलिए, दूसरा क्या था? दूसरा था 1962 में हुए चीन युद्ध का प्रभाव। यानी कि 1962 में अभी हम स्वतंत्र हुए ही थे कि एक युद्ध हमें पाकिस्तान से करना पड़ गया और उसके पश्चात हमसे कहीं ज्यादा सशक्त चाइना से 1962 में हमें युद्ध करना पड़ गया और इसी युद्ध के दबाव में आकर कहीं ना कहीं पंडित नेहरू का देहांत हुआ और उन परिस्थितियों में, युद्ध की परिस्थितियों में, युद्ध के बाद बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं देश में। उन अव्यवस्थाओं के साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल की शुरुआत की। ठीक है ना? चलिए, अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे और कौन सी समस्याएं थी और कौन सी चुनौतियां थी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में। तो तीसरा है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। 1965 में पाकिस्तान को लगा कि नेहरू जी के देहांत के उपरांत ये जो सीधा सच्चा सरल व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, इसमें इतनी निर्णय क्षमता नहीं है, इतनी दूरदर्शिता नहीं है कि ये पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। और पाकिस्तान ने सोचा कि भारत कहीं ना कहीं चाइना के युद्ध के बाद बहुत कमजोर हो गया है, उसका मनोबल पूरी तरीके से टूट गया है, तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं। और 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया। भारत इस युद्ध में विजय हुआ। भारत इस युद्ध में विजय हुआ और विजय होने के पश्चात ताशकंद में समझौता हुआ और इसी ताशकंद समझौते में ही शास्त्री जी का देहांत हो गया। तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्रित्व काल में कितनी समस्याएं उनके सामने आ रही थीं। भारत पाक युद्ध के बाद अब एक अगली चुनौती देख लीजिए कि अनेक प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही थी उस समय। अनेक प्राकृतिक आपदाएं आ रही थीं, सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था, जिससे भारत में बहुत ही बड़े खाद्यान्न संकट को न्योता दे दिया था। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या भूखी रह जाती थी। इसलिए प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जनता से आह्वान किया कि सप्ताह में जिन लोगों के पास भोजन है भी वो भी सप्ताह में एक दिन उपवास रखें, और लोगों ने उनकी बात को माना भी। तो खेती के स्तर पर भी बहुत समस्याएं थीं। तब उन्होंने नारा दिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब जय जवान यानी कि युद्ध हो रहे हैं। अभी चाइना युद्ध से हम लोग निपट ही पाए थे, तब तक पाकिस्तान का युद्ध खड़ा हो गया। तो जवानों को सशक्त करने के लिए, जवानों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने नारा दिया, जय जवान। और क्योंकि हमारे यहां खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था, तो खाद्यान्न संकट में से बचने के लिए और पैदावार को बढ़ाने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने नारा दिया, जय किसान। यानी कि नारा पूरा क्या बना, जय जवान जय किसान। तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि जहां एक और सीमा पे हमारे सामने समस्याएं हैं, तो वहीं हमारे घर पे खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट आ गया है। इस जय जवान जय किसान के माध्यम से ही शास्त्री जी ने उन समस्याओं का सामना करने का प्रयास किया और किसानों के साथ साथ जवानों में भी आत्मबल भरने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। चलिए, तो ये तो थी वो आपदाएं जिनसे शास्त्री जी को बहुत समस्याएं हुई। अब आते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अब
किन क्षेत्रों को अपने प्रधानमंत्रित्व काल में किन किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। तो प्राथमिकता कहीं ना कहीं उनके नारे से ही निकल के आ रही है। तो पहला नंबर किसका आता है? कृषि का आता है। कृषि का विकास व किसानों की दशा में सुधार। कृषि का विकास तथा किसानों की दशा में सुधार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। दूसरा था सैन्य तैयारियों की ओर ध्यान रखना, यानी कि सेना को सशक्त करना, क्योंकि 1962 में सेना की तैयारी उतनी नहीं थी। युद्ध हुआ, वो भी बर्फ पर युद्ध हुआ, जहां पर हमारे सैनिकों के पास जूते भी नहीं थे। बेचारे कैसे लड़ते? वो साजो सामान भी नहीं था उनके पास जिससे वो लड़ते। तो हाथ पैर की लड़ाई में भी वो कई बार चाइना के सैनिकों से भारी पड़ गए। लेकिन यदि हमारे पास वो तैयारी होती तो कहीं ना कहीं उस युद्ध का परिणाम अलग होता। तो शास्त्री जी ने कहीं ना कहीं सेना की तैयारी के लिए भी विशेष योजना बनाई और उस पर विशेष ध्यान दिया। नारा मैंने आपको समझा ही दिया कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो अभी तक 2 नारे आप लोग देख चुके हैं। कौन सा? एक तो गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। दूसरा नारा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा हटाओ का नारा विपक्षी दलों ने दिया। विपक्षी दलों ने एक स्थितियां बनाई और कहा कि इंदिरा को हटाओ और देश बचाओ। ये नारा भी चला, काफी चला भारतीय राजनीति में, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इसके पश्चात जब विरोधी परास्त हो गए तब एक नारा और आया, इंदिरा लाओ देश बचाओ। पहले था इंदिरा हटाओ देश बचाओ, फिर नारा आया इंदिरा लाओ देश बचाओ। चलिए, ये राजनीतिक स्थितियां हैं। इन्हीं राजनीतिक स्थितियों के अंतर्गत ही भारतीय राजनीति चल रही थी उस दौरान, और कांग्रेस की प्रणाली चली। उसके बाद उसका विरोध हुआ। उस विरोध के बाद उसने पुनः अपनी स्थापना की। लेकिन उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी वो हम लोग देख रहे हैं। चलिए, इन समस्याओं के अंतर्गत ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब सीधे चलते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप सारे लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप इनको छोटे क्लास का क्वेश्चन समझ के इसको छोड़ दें। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप लोग फंस जाते हैं। चलिए, अब एक समस्या आती थी। उस समय दल बदल की स्थितियां पैदा होने लगी और दल बदल के माध्यम से लोग चुनकर आते थे किसी दल से, उसके पश्चात दूसरे दल में चले जाते थे। इन दल बदल की स्थितियों से बचने के लिए एक कानून बना जिसको क्या कहा गया? दल बदल कानून। ये कानून कब पारित हुआ इसको देख लेते हैं। दल बदल कानून, क्वेश्चन है दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ, लेकिन इसके आंसर थोड़ा सा हम आंसर बढ़ा देते हैं तो आपको याद रहेगा कि संविधान के 52 में संशोधन के माध्यम से, किससे? संविधान के 52 में संशोधन के माध्यम से 1985 में दल बदल अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दल बदल अधिनियम संविधान के किस संशोधन के माध्यम से हुआ? तो आपको याद रखना है कि 52 में संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ ये 52। ठीक है, 52 में संविधान संशोधन के माध्यम से कब हुआ? 1985 में हुआ ये दल बदल विधेयक, दल बदल विरोधी अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के बनने के बाद अब दल बदल की स्थितियां थोड़ी सी कम हो गई। चलिए, अब आते हैं सीधा सिंडिकेट की तरफ कि सिंडिकेट है क्या, सिंडिकेट है क्या और सिंडिकेट क्या कर रही थी। तो आप सीधा समझ लीजिए कि
कि सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक गुट था, यानी कि कुछ प्रभावशाली लोगों का गुट था। कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत कुछ प्रभावशाली लोगों का गुट था जिसे सिंडिकेट नाम दिया गया। सिंडिकेट हर दूसरे तीसरे साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सिंडिकेट में कौन कौन से नेता थे, तो 2-3 नेताओं के हमें नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं। सिंडिकेट के नेता थे S.K. पाटिल थे, N. संजीव रेड्डी थे, अतुल घोष थे, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि सिंडिकेट के नेताओं के नाम बताइए, तो ये नाम आप लिख सकते हैं, S.K. पाटिल, N. संजीव रेड्डी और अतुल घोष। ये क्या थे? ये सिंडिकेट के मेंबर थे, उस गुट के मेंबर थे जिसको बाद में सिंडिकेट कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं, उस समय सबसे पहली बार भारत में आपातकाल का उपयोग किया गया, यानी कि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे रखे गए हैं जिनका उपयोग आपातकाल में या विपत्ति के समय करना था। उस विपत्ति के समय में जिस आपातकाल का प्रयोग होना था, वो आपातकाल कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति से बचने के लिए कर दिया गया, या ये कह दीजिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कम समझ तो नहीं कहेंगे, जल्दबाजी के कारण एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि आज भी इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में देखा जाता है। वो क्या था? भारत में आपातकाल का लागू होना। ये कब हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। आपातकाल, ये आपातकाल कब लागू हुआ, किस आर्टिकल से लागू हुआ? ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत लागू हुआ। आर्टिकल 352 में क्या कहा गया? आर्टिकल 352 में कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण के समय इसको लागू किया जा सकता है। इसी आंतरिक अशांति को देखते हुए इंदिरा जी ने आर्टिकल 352 का प्रयोग 1975 में किया। 1975 में अपने विरोधियों को रोकने के लिए, जब उनके विरोध में बहुत सारी सभाएं चल रही थी, तो उन सभाओं को रोकने के लिए उन्होंने इसका फैसला लिया, जो कहीं ना कहीं बड़ा जल्दबाजी वाला फैसला प्रतीत होता है। उस समय यहां क्या थी, उसको हम आज यहां बैठ के नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज हम लोग समझ रहे हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। चलिए, तो ये आपातकाल आप लोगों ने समझ लिया, पहली बार भारत में लगाया गया था। इसे क्या कहते हैं? इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। एक आपातकाल ऐसा है जो अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है, उसका तो प्रयोग कई बार हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग बहुत कम बार हुआ है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रयोग 1975 में किया गया, उस प्रयोग को अच्छा नहीं माना जाता है। तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, इसके पश्चात जब सरकार बदली तब इस आर्टिकल में संशोधन कर दिया गया। अब आंतरिक अशांति नहीं रहा, अब आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। अब भारतीय संविधान में क्या है? सशस्त्र विद्रोह। यदि भारत में सशस्त्र विद्रोह होता है, सेनाएं विद्रोह कर देती हैं, या कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन संगठित होकर विद्रोह कर देते हैं जिसमें समस्या क्रिएट होने की स्थिति आ सकती है, तभी इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर इसका प्रयोग अब नहीं हो सकता है, पहले हो सकता था, तो पहले इसका उपयोग कर लिया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ग्रांड अलायंस। एक और शब्द आता है ग्रैंड अलायंस। क्या था ये ग्रांड अलायंस?
इसको हम लोग समझ लेते हैं ग्रैंड अलायंस क्या था। ग्रैंड अलायंस 1971 में चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था, लेकिन पूरी तरीके से अपनी स्थितियों को लागू करने के लिए इसमें सभी बड़े गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था, जिसे ग्रैंड अलायंस कहते हैं। यानी कि सारी पार्टियां इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे की तरफ के तहत एकजुट हो गई, और जब ये एकजुट हुई इस अलायंस को एक नाम दिया गया। इस अलायंस को क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया ग्रैंड अलायंस। क्या? ग्रैंड अलायंस। क्लियर? चलिए अब चलते हैं प्रीवी पर्स की ओर। हमने आपको बताया था कि प्रीवी पर्स हम आपको समझाएंगे, आगे समझाएंगे। प्रीवी पर्स एक बार समझ लीजिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। यदि प्रीवी पर्स आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रीवी पर्स क्या था। प्रीवी पर्स इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पूर्व भारतीय सरकार ने आश्वासन दिया था। किनको आश्वासन दिया था? रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को एक क्या दिया था? आश्वासन दिया था। उस आश्वासन में क्या था? उसमें कहा गया था कि आप कुछ मात्रा में निजी संपत्तियां रख सकते हैं, आपको निजी संपत्तियों को रखने का अधिकार होगा। यानी कि आपको पहले से निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप ये संपत्ति रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, वैसे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी सभी लोग रखते थे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी की एक सीमा होती थी, लेकिन इन रजवाड़ों के लिए कोई सीमा नहीं थी। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी अधिक से अधिक रख सकते थे, और इसके साथ में एक चीज और जुड़ी हुई थी कि निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा, साथ ही भारत सरकार उनको कुछ भत्ते भी देगी। यानी कि उनकी जो रियासत है उसके कर के आधार पर, यानी उससे कितना राजस्व भारत को प्राप्त हो रहा है और वो रियासत कितनी बड़ी है, इस आधार पर, क्योंकि राजा को पहले वो राजस्व मिला करता था, राजा अब वो राजस्व छोड़ रहा था, तो राजा ने ये शर्त रखी कि उस राजस्व में से कुछ भाग हमें मिलना चाहिए। तो उनको ये छूट दे दी गई थी कि भारत सरकार आपको कुछ राजस्व प्रदान करेगी। यानी कि उनके पास निजी संपत्तियां भी बहुत अधिक होंगी और भारत सरकार से उनको कुछ भत्ते भी मिलेंगे। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया? प्रीवी पर्स व्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप सीधे समझ लीजिए कि वो रियासतें तो कितनी थी? 365 थी। 365 रियासतें जो भारत में विलय हुई, उनमें से जो रियासतें भारत में विलय हुई उनके शासकों को दी गई ये स्पेशल सुविधा थी। उस स्पेशल सुविधा को समाप्त कर दिया प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तब ये, वैसे तो लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या सुविधा थी, लेकिन जब इस सुविधा को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया तब जाके लोगों को पता चला कि ये सुविधा भी उनको प्राप्त थी और इसको प्रीवी पर्स बोला जाता था। तो याद रखिएगा कि प्रीवी पर्स किससे संबंधित है? ये देशी रियासतों और उनके रजवाड़ों से संबंधित है। जब विलय किया गया तब एक संधि की गई, उनको बताया गया कि हम आपको इतना पैसा देंगे, लेकिन उसके पश्चात जब देखा गया कि देश में बहुत गरीबी है, देश का विकास संभव नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। संविधान में एक संशोधन करके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। चलिए, इससे ज्यादा प्रीवी पर्स आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना आप लिख देंगे तो आप मान लीजिए कि लगभग 90+ नंबर आपको मिल जाएंगे। अब अगली समस्या आती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 1962 का युद्ध के पश्चात वो सदमे को सहन नहीं कर पाए तो उनका देहांत हुआ मई 1964 में। कब? मई 1964 में।
1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई या देहांत हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक माना जाता है। बहुत खतरनाक दशक था वो। उस दशक को खतरनाक क्यों माना जाता है? क्या स्थितियां थी उस समय? उसी दशक के पश्चात ही पृथ्वी वर्ष भी समाप्त किया गया। तो वो समस्याएं कौन सी थी? नंबर 1 गरीबी, नंबर 2 गैर बराबरी, यानी कि गरीब और अमीर में बहुत अंतर था। तीसरा था सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक विभाजन। इस सांप्रदायिक विभाजन और इन सारी चीजों के कारण ही, इस गरीबी के कारण जहां लोग भुखमरी से मर रहे थे, अनाज नहीं था खाने के लिए, इन सारी समस्याओं को लेकर इस दशक को बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो आपको समझ में आ गया कौन सा दशक सबसे खतरनाक है? 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना जाता है? तो उसके कारण क्या थे? गरीबी थी, गैर बराबरी थी, सांप्रदायिक विभाजन था स्पष्ट। तो इन सारी समस्याओं के चलते हुए इस दशक को क्या माना गया? खतरनाक दशक माना गया। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के समय ही जो आपकी क्या थी, सिंडिकेट, जो आपकी सिंडिकेट थी वो प्रभावशाली होने लगी थी। तो सिंडिकेट के प्रभावशाली होने में कांग्रेस अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अब सीधे हम लोग आते हैं कि नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपको याद रखना पड़ेगा कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज थे। कौन थे? नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज थे, जो काफी समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। सीधा चलिए अब हम सीधा आते हैं शास्त्री जी की मृत्यु की तरफ। कि शास्त्री जी की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई। कहां हुई? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई, जहां वो पाकिस्तान के साथ समझौता करने गए थे। तो पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उनकी मृत्यु 10 जनवरी 1966 को हो गई थी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं कि शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी जी को कौन सा मंत्रालय मिला था? कौन सा मंत्रालय मिला था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय था? इंदिरा जी के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में। और लाल बहादुर शास्त्री के पास कौन सा मंत्रालय था? नेहरू जी के मंत्रिमंडल में। याद है आपको, पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया कि एक रेल दुर्घटना के कारण उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए रेल मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था। वो रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो यहीं से क्वेश्चन पूरा होता है कि नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में लाल बहादुर शास्त्री के पास रेल मंत्रालय था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। कब कब रही? एक तो ये 1966 से 1977 तक रही। कब तक रही? 1966 से 77 तक रही और 1980 से 84 तक रही। 84 में इनकी हत्या कर दी गई। इसके पश्चात स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि 1967 के चौथे आम चुनाव में किन राज्यों से कांग्रेस की सत्ता हाथ से निकल गई? वो कौन कौन से राज्य थे जिनसे कांग्रेस की सत्ता हाथ से निकल गई? चलिए लिखिए, फटाफट बताता हूं आपको। वो राज्य थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। इन सारे राज्यों से कांग्रेस से सत्ता हाथ से निकल गई। ठीक है ना? चलिए
अब आगे देखते हैं कि कांग्रेस ने 10 सूत्री कार्यक्रम कब अपनाया। सीधा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस ने अपनाया और वो वर्ष कौन सा था? 1967। इसी 1967 में बहुत सारे राज्यों से कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल भी गई। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया, इस समय बहुत सारी स्थितियां चल रही थीं, बहुत सारी चीजें बदल रही थीं, देश नवनिर्माण के दौर में चल रहा था। लगातार विरोधी यानी कि पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा था, चाइना भी परेशान कर रहा था। इन स्थितियों में भारत की राजनीति कहीं ना कहीं एक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना कर रही थी। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको हम यहीं तक रखेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके और हमारे द्वारा बनाए गए इस कार्य को सार्थकता प्राप्त हो। मैंने आपसे कहा था कि आपको अन्य किसी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा दूंगा। तो इससे पहले भी विस्तार में मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं और ये भी क्वेश्चन आंसर में करवा रहा हूं। शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ के माध्यम से लगा दिए हैं। इसमें जाके आप अपने क्वेश्चंस को वहां से देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और उनको तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। कई बार कई स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर पॉलिटिकल साइंस में नंबर नहीं मिलता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, नंबर मिलता है। पॉलिटिकल साइंस, इसके पीछे साइंस लगा हुआ है, यानी कि इसमें यदि आप ठीक से लिखेंगे, ठीक से समझ के लिखेंगे, हाँ अगर किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ भी लिख देंगे तब नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप ठीक से लिखेंगे, वही आंसर लिखेंगे, तो आपको 90% से अधिक अंक मिलेंगे ही। मैं भी जब मूल्यांकन के लिए बैठता हूं, कॉपी चेक करने के लिए बैठता हूं, तो ऐसा नहीं है, मैं अधिकतर बच्चों को जिन्होंने लिखा होता है, जिन्होंने अच्छा लिखा होता है, उन्हें 80 से लेके 92 और 95% तक अंक देता हूं। तो आपको निसंदेह इतने अंक प्राप्त होंगे। केवल आप सिस्टम बना के पहले तैयार कर लीजिए, फिर उसे सिस्टमैटिक तरीके से लिख लीजिए। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको परीक्षा देने से पहले 1-2 बार परीक्षा का रिहर्सल कर लेनी चाहिए या उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। यदि आपने वहां प्रैक्टिस नहीं की तो यहां क्वेश्चन बहुत आते हैं। और हां, क्वेश्चन की वर्ड लिमिट पर जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप वर्ड लिमिट पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन में आप ज्यादा लिखने लग जाएंगे तो आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाता है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि सिंडिकेट क्या है, और अगर आप लिख देते हैं एक गुट है या कांग्रेस के अंदर गुट है, बस इतना सा लिख दिए, आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। आपको बहुत ज्यादा उसमें समझाने की जरूरत नहीं है। जब वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए तब उसमें विस्तार करना है। लेकिन हमें यहां आपको समझाने के लिए इसीलिए विस्तार करना पड़ता है कि आप सारी चीजें समझते हुए जाएं और जितना आपको प्रयोग करना है उतना ही प्रयोग करें। जैसे आप खाने में नमक का प्रयोग कितना करते हैं, जितना टेस्ट के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम खाने की जगह आपको नमक रख दें और आप नमक ही नमक खा लें। आज टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। कल पुनः एक नए टॉपिक लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।